डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई पर काबू पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। मई में थोक महंगाई पिछले 15 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। अब यह 2.61% पर है, जबकि अप्रैल में यह 1.26% थी। इसी अवधि में पिछले वर्ष यह नकारात्मक 3.61% पर थी, जबकि इसके उलट खुदरा महंगाई मई में घटकर 4.75% पर पहुंच गई, जो इस वर्ष का सबसे निचला स्तर है। थोक महंगाई पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, कच्चे तेल और गैस तथा अन्य विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इस वर्ष मई में थोक महंगाई बढ़ी। खासकर सब्जियों की थोक कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई, जबकि सब्जियों की थोक महंगाई दर 32.42% रही। प्याज की थोक महंगाई दर 58.5% और आलू की 64.5% दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर खुदरा महंगाई दर के आधार पर अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करता है, मगर मई में खुदरा महंगाई 5% से कम होने के बावजूद उसने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला किया, इसलिए कि उसका अनुमान है कि अभी महंगाई का रुख अनिश्चित बना रहेगा और उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। आमतौर पर थोक महंगाई का असर खुदरा महंगाई पर पड़ता है। जो चीजें थोक में महंगी होती हैं, उनकी खुदरा कीमतें भी बढ़ती हैं, मगर बीते मई महीने में यह क्रम उल्टा देखा गया। थोक महंगाई बढ़ी पर खुदरा महंगाई कम हुई। महंगाई बढ़ने के पीछे आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का तर्क दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध और फिर इजराइल हमास संघर्ष के चलते दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। जाहिर है इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, मगर यह कोई पहला मौका नहीं है जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है। भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कई वर्ष से हो रही है, जिसका प्रभाव माल ढुलाई पर देखा गया है। मई महीने में तेल की कीमतें इतनी बढ़ी भी नहीं कि उसका सीधा प्रभाव थोक महंगाई पर पड़े। फिर खुदरा महंगाई घटी हुई कैसे दर्ज हुई, जबकि इसका असर उस पर भी पड़ना चाहिए था। दरअसल खाने पीने की चीजों की कीमतों में असंतुलन की बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि प्याज को निर्यात के लिए खोल दिया जाए, मगर सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह से उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही और खुदरा बाजार में औने पौने दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके उलट बाहर से दालों, फलों, खाद्य तेल आदि पर आयात शुल्क घटा या हटा देने की वजह से घरेलू, जिसकी वजह विदेशी चीजें थोक बाजार में अधिक पहुंचने लगी है। यह
समझना मुश्किल है कि जो खाद्य वस्तुएं अपने यहाँ जरूरत से अधिक पैदा हो रही हैं, उनकी घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने पर जोर देने के बजाय विदेशी वस्तुओं की आवक क्यों बढ़ाई जाती है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना पहले ही बड़ी चुनौती है, जिस पर महंगाई की मार उनका जीवन दूभर बना देती है। एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हालांकि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, पर इस प्रकरण से उनके दामन पर जो दाग लगा है वह धुलेगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। एक किशोरी की मां ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने अपने आवास पर उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि येदियुरप्पा के वकील का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला आदतन इसी तरह लोगों का भयादोहन करती रही है। येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि मामला पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया है। इसलिए येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण बताकर वे इससे बच पाएंगे कहना मुश्किल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनेताओं पर कई बार कुछ ऐसे आरोप उनके प्रतिपक्षियों द्वारा भी साजिशन लगा दिए जाते हैं ताकि वे उलझे रहें और उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो जाए। येदियुरप्पा कर्नाटक के एक प्रभावशाली नेता हैं और उन्होंने वहां भाजपा की जड़ें मजबूत की हैं। बेल्लारी बंधुओं से निकटता और कुछ ठेकों के आवंटन में पक्षपातपूर्ण निर्णयों की वजह से वे विवादों में जरूर आए थे, पर उनका जनाधार बहुत कमजोर नहीं हुआ। इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का तर्क कुछ देर ठहर भी सकता है, मगर आखिर उनके विवेक और आचरण पर तो सवाल रहेंगे ही। सार्वजनिक जीवन में राजनेता का आचरण बहुत मायने रखता है। कैसे एक किशोरी के साथ उनका व्यवहार ऐसा अमर्यादित रहा जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में मान लिया गया और अदालत ने भी उसे सही पाया। इस मामले में कितनी सच्चाई है, यह निष्पक्ष रूप से सामने आनी चाहिए। इसे राजनीतिक प्रभाव में दबाने का प्रयास किया जाएगा तो उस किशोरी के साथ अन्याय होगा। फिर इस तरह के यौवन उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल ही रहेगा। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसपी स्वामी पर डाल रखा है।